प्रिय विद्यार्थियों, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने सबसे पहले टेंसों के बारे में चर्चा की। टेंसों के बारे में चर्चा करने के बाद में हम लोगों ने प्रत्येक टेंस के प्रकारों के बारे में बातें की। हमने आपको एक तो बताया था कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेंस क्या होता है, और एक हमने आपको बताया था टाइम क्या होता है। टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो टाइम है, ये टाइम क्या था? टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। हम इसको यूनिवर्सल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। देखिए, टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। इसका मतलब टाइम पहले आया। पहले क्या आया? टाइम आया। और हमने आपको बताया कि टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो टाइम क्या था? टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, यानी कि ग्रामर को पढ़ाने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता हुई। और हमने आपको बताया कि एक शब्द है लैटिन भाषा का टेम्पस। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था? टेम्पस। और टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। और इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? टेंस की। लैटिन भाषा के शब्द कौन सा है? टेम्पस। और टेम्पस का तात्पर्य होता है टाइम, और इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? टेंस की। हमने आपको 3 प्रकार के टेंसों के बारे में बताया। हमने कौन कौन से टेंस पढ़े थे? समझने के लिए हमने पढ़ा था एक प्रेजेंट टेंस। हमने एक बताया था आपको पास्ट टेंस। एक बताया था आपको हमने फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मेनली हम बात कर रहे थे, आपको मैंने ये बताया था कि वैसे देखा जाए तो टेंस ये 2 ही होते हैं। ये तो केवल टाइम को बताता है जो आने वाला होता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही है। जो फ्यूचर टेंस है उसकी परिकल्पना की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। ये टाइम से रिलेटेड होता है, आने वाले समय के बारे में बताता है। लेकिन हमारी ग्रामर में जो हमें दे रखा है हम उसी को पढ़ेंगे, उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, यानी कि 4-4 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने भैया? एक तो पढ़ी थी हमने इंडेफिनिट, INDEFINIT। एक हमने कौन सी पढ़ी थी? कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। एक हमने पढ़ी थी परफेक्ट, PERFECT। एक हमने कौन सी पढ़ी थी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सी पढ़ी थी? CONTINUOUS। परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ी थी। इसके हमने आपको और बताया था, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसका और भी नाम बताया तो प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कुल मिला के हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। हिंदी वाली पहचान में आपको बताई थी कि जिनके अंत में है शब्द आ जाता है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही होते हैं। जैसे ता है, ती हैं, ते हैं, ताहू हैं शब्द हैं। और हमको आपको उदाहरण दे करके भी बतलाए थे। इसके बाद में चर्चा की थी कि सिंपल सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात एक ही है। हमने इसके बारे में बातें की थी कि देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म में एस आता है या ईएस आता है। हमने एस और ईएस के नियम पढ़ लिए
एस कहाँ लगाते हैं, ई एस आपने कहाँ लगाते हैं। देखिए मैंने आपको एस और एस ई एस के नियम आपको बता दिए थे मैंने। क्रिया में एस और ई एस लगाने के क्रिया में एस और ई एस लगाने के नियम। क्रिया में एस एस लगाने के नियम आपको बता दिया था मैंने। हालांकि हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको बाद में बता दूंगा। मोटे तौर पे देख लीजिएगा। यदि कर्ता ही सी इट चाइल्ड या सिंगुलर सब्जेक्ट का हो या सिंगुलर हो, यदि कर्ता ही सी इट चाइल्ड में सिंगुलर हो एवं क्रिया के अंत में एस डबल एस एस एच सी एस ओ एक्स और डबल जेड हों तो हम क्रिया में क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। यदि कर्ता ही सी इट चाइल्ड सिंगुलर हो एम क्रिया के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स और डबल जेड हो तो हम क्रिया में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। यदि कर्ता ही सी इट चाइल्ड सिंगुलर हो क्रिया के अंत में ये शब्द नहीं हो तो हम क्या लगाएंगे, केवल एस। क्या लगाएंगे, केवल एस। ये शब्द नहीं हो तो हम एस लगा देते। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हमने पढ़ लिया था, यदि कर्ता हमारे बहुवचन के हैं, कर्ता किसके हैं, बहुवचन के हैं, तो हम क्या लगाएंगे, क्रिया में एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में हमने देखिएगा सहायक क्रिया के बारे में चर्चा की। डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे थे, टेंस द प्रेजेंट इंडेफिनिट। the present indefinite tense। अब देखिएगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम सबसे पहले देखिएगा एक चीज़ देख लेते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो पैटर्न है, ये लिख लीजिएगा। इसका जो पैटर्न है वो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी आ सकता है और ई एस भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम इसका पैटर्न पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का कि क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस भी आ सकता है, ई एस भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद में हम इसका नेगेटिव पैटर्न पढ़ेंगे, तो उसको हम ध्यान कर लेते हैं, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे,
नेगेटिव सेंटेंसेस। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैटर्न क्या होगा? PATTER। पैटर्न में होगा, सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी आपकी HB, और HB कौन सी होती है इसमें? डज और डू, जैसा कि हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। अब जब सेंटेंस आपका है ही नेगेटिव है तो क्या जोड़ देंगे? नॉट। और नॉट लगाने के बाद में क्या आएगी? क्रिया कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? फर्स्ट। इसके बाद में हम देख किस प्रकार के सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। हमें तो केवल ये ध्यान रखना है, एडवर्ब ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण ध्यान रखना है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ, यानी कि आपके अफर्मेटिव में भी पूछ सकता है, नेगेटिव में भी पूछ सकता है, इंटरोगेटिव में भी पूछ सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी पूछ सकता है। अब तीसरा जो पैटर्न यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है इंटरोगेटिव का। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। कौन कौन से होते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इसको मैं और विस्तृत बता दूं तो आप लोग ये देख लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? बोले सिंगल। सिंगल में क्या होगा कि ये सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। हम जानते हैं 24 प्रकार की सहायक क्रिया होती हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HB जो भी आएगी, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि सारे होते हैं सहायक क्रिया से। अगर हम डबल इंटरोगेटिव की बात करें कौन सा इंटरोगेटिव? डबल। ये कौन सा था? सिंगल। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि WH जो वर्ड हैं उनमें से कोई सा भी आएगा, इसके बाद में आपकी HB आएगी, HB के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम दो सहायक क्रियाएं काम में लेते हैं, वो सहायक क्रियाएं डू और डज। तो यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया आएगी? HB की जगह कौन सी आएंगी? यहाँ पे कैसी आएंगी? एक तो आएगी डू आ सकती है या आपकी आ सकती है डज।
डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच के बाद में वही सहायक क्रिया आएंगी आपकी वर्ड वर्ड आएगी, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इस प्रकार से पैटर्न में भी आपसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है चौथे प्रकार के सेंटेंस की, जिसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चौथे प्रकार का जो पैटर्न होगा वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो हम पैटर्न पढ़ेंगे वो क्या होगा, कैसे भी आपसे पूछ सकता है करेक्ट फॉर्म दी वर्ब में। सबसे पहले वही सहायक क्रिया आएंगी, हमने सहायक क्रिया आपको बता दी हैं। इसमें दो सहायक क्रिया हैं, डू और डज। इसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा भैया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नोट। क्या आएगा, नोट। और नोट के बाद में क्या आएगी, क्रिया की फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, प्रश्नवाचक। कोई सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगी आपकी एच बी। एच बी कौन कौन सी आएंगी आपके, डू और डज। कौन सी आएंगी, डू और डज। डू और डज के बाद में कोई सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में क्रिया की आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और प्रश्नवाचक। ये पैटर्न रहेंगे। अब स्टेप पढ़ेंगे कि कैसी किन किन ऐसे ऐसे नियम हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये तो हमने आपको पैटर्न बताया था। हम जो स्पेशली सेंटेंस बिल्डिंग पढ़ेंगे कि सेंटेंसों का निर्माण जो होता है वो टेंस की उसमें क्या अहम भूमिका होती है, उसमें हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं, आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और करेक्ट फॉर्म द वर्ब को पढ़ने के लिए हमें उन्हीं स्टेपों को ध्यान में रखना है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। अब आप लोग स्टेप देखें कि इन स्टेपों से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे हम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं जिनसे मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। ऑलवेज, seldom, often, sometimes, generally, never, ever, frequently,
देखिए स्टेप नंबर आप 1 में देखें, जैसे ऑलवेज, प्रेजेंट टेंस को बताता है। सेल्डम, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। ऑफन, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। समटाइम्स, जनरली, यह आपको प्रेजेंट टेंस को बताएगा। नेवर, ये आपके प्रेजेंट टेंस को बताएगा इंडेफिनिट की बातों पे। फ्रिक्वेंटली, बार बार। यूजुअली, अक्सर। रेगुलरली, डेली। occasionally, normally, rarely, hardly, scarcely। यानी कि ये सेमी नेगेटिव शब्द हैं। कि सेमी नेगेटिव आपका एक तो सेल्डम हो गया, कभी कभी। एक आपका हार्डली है, एक आपका स्कारली है। ये होते हैं सेमी नेगेटिव। क्या होते हैं भैया ये? सेमी नेगेटिव। तो हमें तो उस हिसाब से देखना है कि यदि ये शब्द हमें दिखाई देंगे, यदि ये शब्द हमें दिखाई देंगे तो किसका प्रयोग करेंगे इनके साथ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। उन्हें आप एक बार और देखें बोर्ड पे। तो आप लोग देखें, इन शब्दों को आप लोग याद करेंगे। और ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, ये हमारे समय को बताने वाले क्रिया विशेषण हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले एडवर्ब हैं। जो टाइम है, किसको बताते हैं? टाइम को है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे है आपका ऑलवेज, सेल्डम। ऑलवेज माने हमेशा, सेल्डम माने कभी कभी, ऑफन माने प्राय, समटाइम्स माने कभी कभी, जनरली माने सामान्यतः, नेवर माने कभी नहीं, एवर माने हमेशा, फ्रेक्वेंटली माने बार बार, यूजली माने अक्सर या प्राय, रेगुलरली माने नियमित रूप से, डेली माने रोज़ाना, अकेजनली माने समानुसार, नॉर्मली माने सामान्यतः, रियरली माने मुश्किल से, हार्डली माने कठिनाई या मुश्किल से, स्कारली माने कठिनाई या मुश्किल से। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि इनसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि हम और स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। ये 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, आपके में भी हैं। तो आप लोग इनको देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम से हम मालूम करेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बतलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से भाई अंग्रेजी में पहचान करेंगे? कौन कौन से हैं? ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, नेवर, ईवर, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, occasionally, normally, rarely, hardly, scarcely। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे तो इसका पहला स्टेप आपका ये होता है।